हेलो फ्रेंड्स, मैं राम कुमार आपके अपने स्टूडियो राम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमें पता है कि अभी हम टॉपिक से किससे लेकर पॉलिटी से लेकर टॉपिक चल रहे हैं और उस टॉपिक में क्या चल रहा है राष्ट्रपति। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जैसा हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 55 में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति की किस विधि से क्या होता है निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। उसी बात को आगे लेते हुए चलते हैं। जैसा कि कल तुम्हें पढ़ाया था, क्या बताया था तुम्हें कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक होते हैं और क्या होता है 50 क्या होते हैं अनुमोदक होते हैं। 50 क्या होते हैं अनुमोदक होते हैं। और क्या क्या होता था जल्दी बताइए। 15,000 रुपए क्या होती है जमानत राशि होती है। क्या होती है जमानत राशि होती है। जमानत राशि होती है। तो इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो क्या करना चाहिए हमें देखने चाहिए, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो हमें देखना है कि जो 50 प्रस्तावक हैं और 50 अनुमोदक हैं, इनकी संख्या कब बढ़ाई गई थी। तो 1997 में बढ़ाई गई थी। 1997 ईस्वी में बढ़ा दिया गया है। बढ़ा दिया गया बढ़ा दिया गया 1997 ईस्वी में क्या किया गया 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक कर दिए गए। जबकि 1997 से पहले सिर्फ और सिर्फ क्या होता था 10 प्रस्तावक। क्या होता था 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होते थे। 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होते थे। और 1997 से पहले जो जमानत राशि होती थी वो कितनी होती थी 2,500 रुपए। कितनी होती थी 2500 रुपए। कितनी 2500 रुपए होती थी। मात्र 2500 रुपए होती थी जमानत राशि। 1997 से पहले कितनी होती थी 2500 रुपए। 1997 के बाद जो जमानत राशि है वो कितनी कर दी गई 15,000 रुपए कर दी गई। राष्ट्रपति के चुनाव में और क्या क्या होता है 1971 की जनगणना को साक्षी माना जाता है। 1971 की जनगणना जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें 1971 की जनगणना को साक्षी मानते हुए क्या कराया जाता है चुनाव कराया जाता है। 1971 की जनगणना जनसंख्या को देखते हुए क्या किया जाता है वोटों की कीमत निकाली जाती है। और क्या होता है राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की क्या निकाली जाती है कीमत निकाली जाती है। वोटों की कीमत वोटों की क्या निकाली जाती है कीमत निकाली जाती है। कीमत निकाली जाती है। जैसा कि तुम्हें बताया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो कौन कौन लेता है सभी राज्यों के बोले तो सभी राज्यों की विधानसभा के कौन होते हैं निर्वाचित सदस्य। और कौन कौन होता है संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। अब क्या करेंगे हम इनके वोटों की कीमत निकालेंगे। वोटों की कीमत निकालने के लिए जो विधायक हैं विधायक के वोट की कीमत कैसे निकालते हैं। विधायक के वोट की कीमत जो एक विधायक होता है उसके वोट की कीमत कितनी होती है कैसे निकाली जाती है। और आज इस पर चर्चा करें कि विधायक के वोट की कीमत निकालने के लिए क्या किया जाएगा। राज्य की जनसंख्या क्या होगा राज्य की जनसंख्या कितनी जनसंख्या है उस राज्य में, कितनी जनसंख्या निवास करती है वो सारी जनसंख्या टोटल जनसंख्या जोड़नी है बटे क्या कर देना है उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सभी निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है सभी निर्वाचित सदस्य होंगे। राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000 ऐसे निकाला जाता है क्या विधायक के वोट की कीमत। विधायक की वोट की कीमत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बना राज्य की जनसंख्या टोटल जनसंख्या बटे विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे और क्या होगा गुणा 1/1000 ऐसे निकाले जाते हैं विधायक के वोट की कीमत। अब सांसद के वोट की कीमत सांसद के वोट की कीमत निकालने के लिए क्या करते हैं सभी राज्यों की जनसंख्या सभी राज्यों में कितनी जनसंख्या निवास करती है उसके आधार पर निकाली जाएगी। सभी राज्यों की जनसंख्या प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से आएंगे तो हमें बताया गया है दिल्ली और पांडिचेरी भाग लेते हैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में। तो सभी राज्यों की जनसंख्या बटे
सभी राज्यों की जनसंख्या प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या बटे संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं, इसमें भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। सभी राज्यों की जनसंख्या प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, दिल्ली और पांचेरी, बटे संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, इसलिए मैं बताता हूँ कि एक यूपी के विधायक की जो कीमत होती है वो कितनी होती है, 208 होती है। कितनी कीमत होती है यूपी के विधायक की, 208। अगर बात करें कि सांसद के वोट की कीमत कितनी होती है, सांसद के वोट की कीमत होती है 708 रुपए, 708 वोट। तो सांसद के वोट की कीमत कितनी होती है, 708, और यूपी के एक विधायक की कीमत कितनी होती है, 208। आगे बात करें, आगे इसी क्रम में बात करते हैं और देखते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 324 में किसकी बात की गई है, ये बात करेंगे अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में जैसा कि तुम्हें बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। तो बोलते हैं राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, निर्वाचन आयोग कराता है या निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, कराया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कौन कराता है, निर्वाचन आयोग। तो पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 324 में किसका उल्लेख है, तो निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग बोल दोगे। अब बात करें अनुच्छेद 71 में क्या बात है कि किसी भी राज्य की कोई भी विधानसभा है और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी मामला हो गया है, कोई भी दुर्घटना घट गई है या कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी केस होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा, बोले तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। तो बोलते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी मामला या फिर केस सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो जैसा कि तुमने देखा, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उस समय हम कहाँ पे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जा सकते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। किस में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। तो कमेंट करके बताइए कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, या भारत के किस संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। कमेंट में छाप दीजिए जल्दी से जल्दी। अब बात करते हैं आगे, अनुच्छेद 355 तक हम पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ 55 तक पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति में क्या था, 55 में उसकी शक्तियां थी, 55 में क्या था उसकी, कि निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन में क्या कौन कौन भाग लेता है, इसके बारे में बात की। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तो देखते हैं आगे कि क्या किया गया है। अनुच्छेद 56 में किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 56 में क्या है, अनुच्छेद 56 में किसका उल्लेख किया गया है, इसके बारे में अब देखते हैं। अनुच्छेद 56, तो देखते हैं कि अनुच्छेद 56 में क्या है। अनुच्छेद 56, तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। क्या होता है, निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित
होता है। तो राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होता है? 5 वर्ष के लिए। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सिर्फ और सिर्फ कितने वर्ष का होता है? 5 साल का, सिर्फ और सिर्फ 5 साल का। तो इसके बीच में, इन 5 सालों के बीच में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपने पद से क्या दे सकता है? इस्तीफा दे सकता है। तो बोलेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है, अपना इस्तीफा सौंपता है। जो राष्ट्रपति होता है वो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। तो आप में से कोई बताएगा कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है, किसे बनाया गया है। अब आगे बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति को और क्या किया जा सकता है? अगर राष्ट्रपति क्या करता है? संविधान के नियमों का क्या करता है? उल्लंघन करता है। राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे यदि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए संविधान के, सीधे सीधे लिखते हैं, संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे उसके पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए संविधान का क्या करता है? उल्लंघन करता है तो उसे उसके पद से क्या किया जा सकता है? रिमूव किया जा सकता है, तुरंत हटाया जा सकता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में बस छोटा सा पॉइंट है। अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी भी बार चुना जा सकता है। कितनी भी बार चुना जा सकता है। अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है या किसी व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो क्या लिखेंगे? अनंत बार। कितनी भी बार बनाया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति। अब आगे बात करेंगे कि अनुच्छेद 58 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 58 में बात की गई है कि जो क्या है? राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता है? राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या दे रखी है? राष्ट्रपति पद की योग्यता की राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता में सबसे पहली क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से आया और तुरंत उसे क्या बना दिया जाए? राष्ट्रपति बना दिया जाए, या कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन से आ गया तो उसे राष्ट्रपति बना दिया जाए। ऐसा नहीं होगा भारत के अंदर। भारत में क्या होगा? उस व्यक्ति को सबसे पहले भारत की नागरिकता क्या करनी पड़ेगी? भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी। आगे देखते हैं दूसरी योग्यता क्या है? वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए? उसकी पूरी होनी चाहिए। 35 वर्ष उसने पूरे कर लिए हों तभी क्या होगा? उसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो 30 वर्ष का है और उसे राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन हो जाए, नामांकन ही नहीं हो पाएगा उसका। और नंबर 3 पे क्या है? वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
क्या रखता हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, वह लोकसभा के सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। और नंबर 4 पे एक बात आती है कि वह क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर लाभ के पद पर पाया जाता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा, उसके पद से हटा दिया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो, और किसी भी क्या नहीं होना चाहिए, सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जैसे सरकारी नौकरी वगैरह नहीं होनी चाहिए उसके पास। विधायक और सांसद के पद को, जबकि विधायक और सांसद के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है, लाभ का पद नहीं माना जाता है। विधायक और सांसद को, बार बार कह रहा हूं मैं, विधायक और सांसद के पद को क्या नहीं माना जाता है, लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इसी क्रम में आगे देखते हुए हम देखते हैं कि अनुच्छेद 59 में क्या दे रखा है। तो अनुच्छेद 59 की बात करें तो अनुच्छेद 59 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन व राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो देखें तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता। संसद के सदन बोले तो राज्यसभा और लोकसभा का कहीं वो सदस्य होता है, नहीं होता। राज्य विधानमंडल की बात करें, राज्य विधानमंडल में देखें तो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य होता है क्या, नहीं होता। तो इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान या संसद के किसी भी सदन का या फिर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का क्या नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। आगे बात की गई है, इसीलिए अनुच्छेद में कुछ पॉइंट्स हैं देखिए। तो संसद की नहीं, राष्ट्रपति की बात चल रही है। तो राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण, वेतन व विशेषाधिकार का निर्धारण कौन करता है, बताइए जी। निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। कौन करती है, संसद करती है। राष्ट्रपति के वेतन और विशेषाधिकार का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। कौन करती है, संसद करती है। राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन 5,08,000 रुपए प्रति माह है। जो राष्ट्रपति का वेतन है वो कितना है, 5,08,000 रुपए प्रति माह। अब बात करें भारतीय संसद ने, जो भारतीय संसद है उसने 2018 में राष्ट्रपति के वेतन को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर, कितने से बढ़ाकर, 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया, 5,08,000 रुपए पर महीने कर दिया। कब किया है, 2018 में। और 2008 में एक बात और गई कि संसद ने, पहले राष्ट्रपति को क्या था कि सालाना 3 लाख रुपए क्या मिलती थी, पेंशन मिलती थी। अब क्या कर दिया, संसद ने पेंशन को प्रति माह के 50% वेतन के बराबर कर दिया है। जो पेंशन मिलती है, अब वो प्रति माह का जो वेतन है उसका 50% क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। पहले पेंशन कितनी मिलती थी, 3 लाख रुपए मिलती थी। तो बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के वेतन भत्ता का उल्लेख अनुसूची 2 में है।
अनुसूची 2 में है, अनुसूची 2 में है। अब याद कैसे करेंगे हम अनुसूची 2 में? तो दो, अनुसूची 2, वेतन 2 रुपया को हमेशा कौन करते हैं, मांगते ही हैं हम, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन 2 भत्ता 2, तो ये किस में आ जाएगा, अनुसूची 2 में आ जाएगा। और अनुसूची 3 में क्या दे रखा है, अभी पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में कि अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया है। आगे बात करें, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ता का आ गया। अब आगे बात करें राष्ट्रपति के वेतन में कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जो राष्ट्रपति के वेतन है उसमें कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कोई भी नकारात्मक बोले तो ना तो उसके वेतन को घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया तो जा सकता है, पर क्या नहीं कर सकते हम, उसके वेतन को घटा नहीं सकते। ये बात 59 में 4 पॉइंट दे रखे हैं। 4 पॉइंटों को आसानी से लर्न किया जा सकता है कि संसद, सबसे पहला पॉइंट बात करें कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या फिर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है, विवेकाधिकार का, विशेषाधिकार का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, संसद करती है। राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आएगा ऑप्शन में, तो 5 लाख और 5,08,000, वैसे 5,08,000 रुपए है। आगे बात करें कि राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ता है वो कौन सी अनुसूची में, तो अनुसूची 2 में राष्ट्रपति के वेतन भत्ता का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति के वेतन में कोई भी नकारात्मक क्या नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति के वेतन में कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बढ़ाया तो जा सकता है फिर भी कम नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं आगे चल के, बात करेंगे हम अनुच्छेद 60 की। किसकी बात करेंगे, बात करेंगे कि अनुच्छेद 60 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 60 की, देखते हैं कि अनुच्छेद 60 में किसका वर्णन है। देखिए अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। और कौन से भी नंबर के हैं ये भी बताना है। तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति जब भी शपथ लेता है तो कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जैसे कि अभी द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई गई है, तो उन्हें किसने दिलाई, बताइए जल्दी से। अब बात करें, इतनी बात समझ में आई होगी कि शपथ दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आगे बात करें कि ये शपथ क्या लेता है, राष्ट्रपति क्या शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं, अब देखिए क्या क्या कहता है, राष्ट्रपति शपथ लेता है और कहता है कि मैं, नंबर 1, संविधान के नियमों का कार्यपालन करूंगा। पहली बात में कहता है, ऐसे करके शपथ लेते हुए कहता है कि मैं संविधान के नियमों का कार्यपालन करूंगा। नंबर 2 में वो क्या कहता है, नंबर 2 में कहता है संविधान व विधि का प्रतिरक्षण, संरक्षण और क्या करूंगा, जल्दी से बताइए, प्रतिरक्षण, संरक्षण
और कार्यपालन करूंगा। विधि का संविधान के प्रति या संविधान या विधि भी क्या बोलते हैं, कानून का प्रतिरक्षण, संरक्षण और कार्यपालन करूंगा। नंबर 3 क्या कहता है वो, नंबर 3 में एक बात कहता है और कहता है कि भारत की जनता की सेवा व कल्याण मैं निरत रहूंगा। क्या रहूंगा, निरत रहूंगा। संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है, संविधान के भाग अनुच्छेद 60 में, और भाग कौन सा चल रहा है, भाग 5 में। तो आपने क्या पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति जी को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति शपथ में क्या लेता है, राष्ट्रपति कहता है कि मैं संविधान के नियमों का कार्यपालन करूंगा। क्या करूंगा, संविधान के नियमों का कार्यपालन करूंगा, संविधान व विधि का प्रतिरक्षण, संरक्षण और क्या करूंगा, कार्यपालन करूंगा। भारत की जनता की सेवा में निरत रहूंगा, भारत की जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहूंगा। तो थैंक्स वीडियो, आज हम यहीं तक सेशन को चलाते हैं और आगे देखते हैं। कल राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में उल्लेख करेंगे कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति है, क्या क्या शक्तियां दे रखी हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति से क्या क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।